गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो कल थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम की वजह से अपना टॉपिक जो था वो अधूरा रह गया था। अब मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अपन पढ़ रहे थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब आपको किसी भी जो आपकी कंपनी है उसका क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है। मतलब आपको जो सामने वाली कंपनी है उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। वो कैसे भी हो सकता है, आपको कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं या फिर कोई आप यूनिक प्रोडक्ट निकाल के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय द कस्टमर सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स इन ऑर्डर टू हैव डोमिनेंस ओवर द मार्केट। तो आप एक डोमिनेंस क्रिएट करेंगे मार्केट में ताकि जो भी आपकी राइवलरी कंपनी है वो आपसे कम काम करे या फिर आप उनसे ज़्यादा आप उनको आउट परफॉर्म कर दें। टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, दैट इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। और क्या करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, गाइड करता है कैसे, जो आपने बिजनेस पॉलिसीज बना रखी है। मैंने आपको इनिशियली बताया था बिजनेस पॉलिसीज बनती हैं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर, बट जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनती हैं वो किस लिए बनती हैं, ताकि जो बिजनेस पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सके। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। मतलब कोई भी चेंजेस जो आ रहे हैं आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, उनको क्या करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रैब करना है, अगर थ्रेट है तो ओवरकम करना है और सक्सेसफुली परफॉर्म करना है। ये क्या है, आपके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मैं आपको ये टर्म समझाऊंगा। टू पुट द कंसेप्ट इन अ फ्यू वर्ड्स, द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर आपसे डिफाइन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूछा जाए तो आपको एज इट इज ये लाइन लिखनी है। अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो आप कुछ वर्ड्स आगे पीछे कर सकते हैं। जो ऊपर की लाइन, जो ऊपर के पैरा है उसमें से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। बट अगर डिफाइन पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर ये पैरा लिखना है। To put the concept in a few words, the term strategic management refers to the managerial process. तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे मैनेजेरियल प्रोसेस क्या होता है। मैनेजेरियल प्रोसेस होता है द वर्क परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब जो मैनेजमेंट काम करता है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, मतलब कम कॉस्ट में भी करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इफेक्टिवली मतलब टाइमली करता है। ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, मतलब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम स्ट्रैटेजिक विजन क्रिएट करेंगे अपने माइंड में कि हमें क्या करना है इन फ्यूचर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट डेवलप अ स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हमारी कंपनी ने एज अ होल सेट कर रखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो स्ट्रैटेजी है उसको क्राफ्ट करना है। मतलब आपको पेपर पे जो आपने विजन सोचा था किस ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको आपको क्राफ्ट मतलब पेपर पे उतारना है ताकि आप इजीली उसको आगे कैरी कर पाएं। इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रैटेजी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग। इम्प्लीमेंटिंग कैसे, मान लीजिए आपने स्ट्रैटेजी बना दी बट आपने इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया, तो जो आपकी पूरी मेहनत है क्राफ्टिंग सेटिंग विजन्स वो बेकार गई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना स्ट्रैटेजीज को। इम्प्लीमेंट मतलब आप जो अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट है उस पर इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाएँ स्ट्रैटेजी, ताकि आपका जो आउटपुट है वो आपके अकॉर्डिंगली हो, मतलब जो अपन ने सोचा है वैसा ही हो। इवेल्युएटिंग द स्ट्रैटेजी, इवेल्युएशन मतलब होता है कोई भी हम काम अगर करते हैं तो उसका इवेल्युएशन करना कि ये काम सही है या ये काम गलत है। एंड फाइनली इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वर डीम्ड अप्रोप्रिएट। इसका है मतलब डायरेक्टिव जो है, एंड फाइनली इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स, इसका मतलब है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब अगर कोई भी कमी मिली हमें इवेल्युएशन में तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। किसे, जो भी मैनेजमेंट लेवल लोअर मैनेजमेंट लेवल पे एम्प्लॉय होगा उसे, कि सर आपका जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है या सेक्टर है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजीज के लिए, तो आप उसे प्लीज़ मैन्युपुलेट, हम उसे थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि पूरा जो हमारा स्ट्रैटेजी की पूरी साइकिल है वो सही हो जाए। The process does not end, it keeps going on in a cyclic manner। मतलब ये जो स्ट्रैटेजी का पूरा कंसेप्ट होता है ये एक साइक्लिक मैनर है, मतलब ये कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है।
Strategic management involves developing the company's vision, environmental scanning, both external and internal, strategy formulation, strategy implementation and evaluation and control. वही बात है, developing the company's vision. Strategic management क्या करता है? कंपनी का विजन बनाता है, स्कैन करता है, बहुत इंटरनल मतलब आपके एक्सटर्नल में क्या चल रहा है, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब इनसाइड द कंपनी क्या चल रहा है. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी बनाना है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना है, एवेल्यूएशन देखना है कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, एंड कंट्रोल आपको पता ही है, अगर वो सही चल रहा है तो उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, अगर सही नहीं चल रहा है तो उसे कंट्रोल करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. Strategic management emphasizes the monitoring and evaluation of external opportunities and threats in the light of a company's strength and weakness and designing strategies for the survival and growth of the company. जैसे कि आपको मैंने बताया था SWOT analysis, जिसमें SWOT क्या होता है, उसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. तो इसमें साफ कहा गया है कि मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मतलब आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में उनको क्या करना है, आपको ग्रैब करना है एवेल्युएट करके, या फिर थ्रेट्स हैं जो उनको क्या करना है, आपको ओवरकम करना है, ताकि आप उससे उसका इफेक्ट आप पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और आपको जो नुकसान हो, जो लॉस हो, वो कम से कम हो पाए. एंड डिजाइनिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी. तो आप सर्वाइव कर पाए, अगर आपके पास थ्रेट्स हैं तो आप सर्वाइव कर पाए उन थ्रेट के आगे, अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप ग्रोथ ऑफ द कंपनी मतलब आप अपनी ग्रोथ इंक्रीज कर पाए. अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे. तो हमने अब इतना सब पढ़ लिया है, तो हमें इतना तो पता चल गया है कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है. जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो बताएंगे वो क्या बताएंगे कि अपना जो लॉस है वो इन फ्यूचर का वो कम हो सकता है. कैसे? मान लीजिए मैं किसी प्लान में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं प्लान में जब इन्वेस्ट किया तो उसका अमाउंट था 1 करोड़ रुपीस, बट इन फ्यूचर जो कैश फ्लोज आ रहे हैं 10 साल के, वो मुझे 10 साल बाद नेगेटिव कैश फ्लो मिल रहा है, मतलब जो मुझे कैश इनफ्लो मिलेगा वो नेगेटिव आ रहा है. अगर मैं आज स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, तो मुझे आज के आज पता चल जाएगा. एनपीवी बोलते हैं अपन, नेट प्रेजेंट वैल्यू. जब हम आगे के 10 सालों का कैश इनफ्लो आज निकालते हैं, वो किससे कंपेयर करेंगे अपन, आज के 1 करोड़ रुपए से. तो जो मान लीजिए वो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने प्लान जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे थे वो हमें लॉस देगा. तो इससे क्या होगा, हमारा जो पैसा है, हमारा टाइम है, वो बच जाएगा. आपने सुना होगा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है वो 1 करोड़. हम अगर वो इन्वेस्ट करते तो हमें एक तो नेगेटिव बैलेंस मिलता, बट अगर हमारे पास ये स्ट्रैटेजी हुई तो हम वो 1 करोड़ रुपए कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, एक मिनिमल एफडी में भी डाल देंगे, तो हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा. ये हो गया एक इम्पोर्टेंस. मैं आपको एक बार इम्पोर्टेंस ये पढ़ा देता हूँ, और जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो मॉड्यूल में से ही पढ़ाऊँगा. क्यों? क्योंकि 80-90% मैं आपको कह चुका हूँ वो मॉड्यूल में से ही आता है. Formulation of strategies and their implementation have become essential for all organizations for their survival and growth in the present turbulent business environment. Survival of the fittest, as propagated by Charles Darwin, is the only principle of survival for all organizations, where fittest are not the largest or strongest. अच्छा, मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बता रखा है, फिटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट. जो कंपनीज होती हैं वो सोचती है कि हम अगर स्ट्रॉन्गेस्ट हैं या लार्जेस्ट हैं तो हमें कभी भी नुकसान नहीं हो सकता या हमारी कभी मार्केट प्लेस खराब नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है. अगर आपकी कंपनी फिटेस्ट है मतलब आप अडॉप्ट कर रहे हैं चेंजेस को एज पर द एनवायरनमेंट, एज पर द डायनेमिक एनवायरनमेंट, अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, फिटेस्ट. और वही कंपनी चलती है जो कंपनी फिटेस्ट होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट नोकिया भी थी और स्ट्रॉन्गेस्ट, एक एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल बजाज स्कूटर्स. आपको पता है बजाज स्कूटर्स एक्सटिंक्ट हो गए एक तरह से अब. मोर्फी, बीपीएल, नोकिया, कोडक एंड सो ऑन. Thus it becomes imperative to study business strategy. Hence, each organization has to build its competitive advantage over the competitors in the business warfare in order to win. मतलब competitive advantage create करनी है. Competitive advantage मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, core competency create करनी है. मतलब आपके पास कोई ऐसी यूनिक चीज़ होनी चाहिए जिससे जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास खींचे चले आए. उसे क्या कहेंगे आप,
उसे कहेंगे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दिस कैन बी डन ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वही स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल करके। मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट्स आर: the strategic management gives a direction to the company to move ahead. It helps define the goals and mission. It helps management to define realistic objectives and goals which are in line with the vision of the company. स्ट्रैटेजी जब क्रिएट करते हैं तो वो क्या देता है, हमें एक दूर का गोल प्रोवाइड करता है। हम स्ट्रैटेजी क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। और पॉलिसीज़ क्यों क्रिएट होती है? ताकि जो हमने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स सोचे हैं वो अचीव हो सके। तो अगर हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे तो हम क्या बना रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं कंपनी को कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है। रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ कंपनी। एक बार ध्यान रखना, मैंने आपको बताया हुआ स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होता है, रियलिस्टिक होती है। जो ऑब्जेक्टिव पॉलिसी होती है वो क्या होता है, आपके माइंड में चलता है वो, बट जो स्ट्रैटेजी होती है वो रियलिस्टिक पॉलिसी होती है एक तरह की, विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ कंपनी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। मतलब प्रोएक्टिव कैसे? आप जैसे मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप अपॉर्चुनिटी अगर होगी मार्केट में तो आप उसको क्या करेंगे, ग्रैब करेंगे। वो ग्रैब कैसे करेंगे? प्रोएक्टिव बनकर। प्रोएक्टिव कैसे बनेंगे? आप कोई स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, कुछ भी ऐसा काम करेंगे, आपकी मैनेजमेंट टीम लगाएंगे ताकि आप अच्छे से वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। सेम थ्रेट होगा अगर, तो आप क्या करेंगे, उसको ओवरकम करने के लिए जो भी सारे आप मेथड्स, जितने भी आप अपने मैनेजेरियल प्रोसेस यूज कर सकते हैं वो करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोएक्टिव इन नेचर। मतलब आप कुछ काम करेंगे उठ के, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा तो वो एक तरह का रिएक्शन होगा, उसे कहते हैं रिएक्टिव। बट प्रोएक्टिव क्या होगा, कोई चीज़ होने वाली है तो हम आगे बढ़कर उसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे और ताकि हमें लॉस कम हो। Organizations are able to analyze and take actions instead of being mere spectators. Thereby, they are able to control their own destiny in a better manner. It helps them in working within vagaries of environmental and shaping it, instead of getting carried away by its turbulence or uncertainties. वही बात है, threats हुआ by chance तो uncertainties होगी, तो आप वो साथ में उड़ जाएंगे, मतलब आपकी कंपनी ख़त्म हो जाएगी। रोज़ हज़ारों कंपनियां ख़त्म होती, क्यों? क्योंकि जो थ्रेट्स होती है वो थ्रेट्स होते हैं, उनसे वो ओवरकम नहीं कर पाते। दो आपके इंपॉर्टेंस हो चुके हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क्स फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज डिसीजंस ऑन बिजनेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट। मतलब आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगर आपका गोल क्रिएट हो रखा है तो आपके पास क्या होगा, मेजर डिसीजंस ऑन बिजनेस। मतलब आपको किस बिजनेस में जाना है, किस प्रोडक्ट को बढ़ाना है, किस मार्केट में एंटर करना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ रहेगी आपकी, आपको मशीनरी करना है, कैपिटल करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है एडिशनल। फोर्थ है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथफाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये वही चीज़ है, आपको अपॉर्चुनिटीज आप फाइंड कर पाएंगे ताकि आप उनको ग्रैब कर सकें और अपनी कंपनी की मार्केट प्लेस अच्छी कर सकें। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। ये चीज़ मैंने आपको इनिशियली फर्स्ट पॉइंट बताया था, वही है कि कुछ भी इन फ्यूचर आप बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं तो अगर आप स्ट्रैटेजी आज फॉर्म कर लेंगे तो उस पिटफॉल, मतलब उस मिस्टेक से आप आज बच पाएंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहेंस द longevity of the business. With the state of competition and dynamic environment, it may be challenging for organizations to survive in the long run. It helps the organization to take a clear stand in the related industry and make sure that it is not just surviving on luck. Actions over expectations is what strategic management ensures. जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा वो क्या करेगा, आपको मार्केट में बनाए रखेगा। वो लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस को मतलब गोइंग कंसर्न जो होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो चालू रहेगा आपका हमेशा के लिए। अगर आप मार्केट प्लेस अच्छा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं तो लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस रहेगी।
डायनेमिक इन्वायरमेंट की वजह से चैलेंजिंग रहता है ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना, बट अगर आपके पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगी तो आप जो इंडस्ट्री है उसमें अदर कंपनीज को आउट परफॉर्म करेंगे, और आउट परफॉर्म करेंगे तो आपका खुद का एक अच्छा मार्केट प्लेस क्रिएट हो जाएगा। टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको बता ही दिया है। सर्वाइवल के लिए कोर कॉम्पिटेंसीज बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं। अब आपको लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आपके हिसाब से लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की? मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। जो मोस्टली रहता है वो लिमिटेशंस में क्या रहता है? कॉस्टली प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वो यहाँ भी कॉमन है। थर्ड क्या रहेगा? जो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सीखने वाली चीज़ है, कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। जो स्ट्रैटेजी होती है वो किसके लिए फॉर्मुलेट होती है? एनवायरनमेंट के लिए। बट जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है, मतलब वो इट कीप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। मतलब वो आपकी सराउंडिंग, आपके कोई भी इंडो पाक वार हो रहा है या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो इस पे डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट भी। क्यों? क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, अगर कोई भी इफेक्ट आउटसाइड आ रहा है तो वो आपकी इंडस्ट्री में भी आएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि स्ट्रैटेजी जो होती है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि डायनामिक इन्वायरमेंट है। अगर इन्वायरमेंट आज सही है, 2 दिन बाद चेंज हो गया, बट हमने स्ट्रैटेजीज तो 2 दिन पहले फॉर्मुलेट कर दी थी, तो अब उसे क्या करेंगे? हम दोबारा चेंज कर सकते हैं। बट ये चेंज करना बहुत बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड। तो एक तरह का क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। Environment is highly complex. It is difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape up in future. The environment affects as the organization has to deal with suppliers, customers, governments and external factors. वही बात है, अगर आप strategy plan बना रहे हैं तो आपको इन सब से deal करना पड़ेगा। Thus relying on a business strategy blindly could go absolutely wrong. तो इसका कंसेप्ट क्या है कि बाई चांस मान लीजिए आप अपनी स्ट्रैटेजी पे ही टिके हुए हैं, बट जो इन्वायरमेंट है वो कंप्लीट चेंज हो चुका है, तो ये भी आपकी एक तरह से गलती मानी जाएगी। क्यों? Thus relying on a business strategy blindly could go absolutely wrong. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Thus relying on a business strategy blindly could go absolutely wrong if the environment is turbulent. मतलब अगर आप स्ट्रैटेजी पे डिपेंड कर रहे हैं, आपकी कंपनी है वो बहुत अच्छे मैनेजर्स से बनी हुई है, की मैनेजरियल पर्सनल सब अच्छे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लिया, अब हम हमारी कंपनी इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर ही चलेंगी। बट जो आपका इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक इन नेचर, आपको पता ही है, उसकी वजह से चेंजेस आ गए हैं, बट आप अपनी स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखकर ही चल रहे हैं, तो ये क्या होगा? एक तरह से आपके लिए एक कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट की सिचुएशन अलग है और आपकी स्ट्रैटेजीज कंप्लीटली अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन मोटर कंपनी बॉट अ ह्यूज, हाँ मुझे ध्यान आया, मैंने आपको बताया था टाटा ने एक्वायर किया है, तो लैंड रोवर और जैगुआर को एक्वायर किया है। For example, German motor company bought a huge international car brand in recently to grow strategically and were quite confident of the synergy benefit. Synergy, मैं आपको इस वर्ड का मतलब बताऊंगा। Benefit they would get from the deal. तो क्या हुआ था? एक जर्मन मोटर कंपनी थी, उन्होंने एक ह्यूज इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी को एक्वायर कर लिया। क्यों किया एक्वायर? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे कि सिनर्जी बेनिफिट उनको मिलेगा। सिनर्जी क्या होता है? जब कोई 2 कंपनी साथ में मिलके प्रोडक्ट बनाती है तो उसका आउटपुट भी बढ़ता है और उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। मतलब आपकी जो कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट को बनाने की, मान लीजिए आप अकेले कोई पेन बना रहे हैं, वो आपकी कॉस्टिंग आती है 5 रुपये, आप बेचते हैं 10 रुपये में। बट जब 2 कंपनी साथ में बना रही है तो आप 5 रुपये में 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सिनर्जी इफेक्ट हुआ, मतलब आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। Synergy benefit they would get from the deal. However, the pandemic shut down almost all automotive business around the world, so strategy cannot overcome a turbulent environment. मतलब कोई ऐसा पैंडेमिक आया जिससे सारी ऑटोमोटिव कंपनीज शट डाउन हो गई और आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो धरी की धरी रह गई, वहाँ आपका कोई काम नहीं हुआ उसका। मतलब आपने जो स्ट्रैटेजीज में पैसा सब कुछ खर्च किया, इतना टाइम
खर्च किया वो सब वेस्ट चले गया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये आपको मैंने बताया था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। Organizations spend a lot of time in preparing, communicating the strategies that may impede daily operations and negatively impact the routine business. Planning and strategizing are important, but putting them in action is where the actual success lies. मतलब आप strategy create कर लेंगे, but उसको implement करना, उसका where the actual success lies. Similar to a student's planning and strategizing what to study, from where and what time of the day to study, consumes so much of our actual study time that by the time we have to study, मतलब एक सिंपल सी चीज़ की है, जब हम सोचते हैं कि भाई आज से हम पढ़ेंगे, मान लीजिए आपका पूरा दिन है, हम सुबह 6 बजे उठे, अब मैं सोच 7-8 बजे तक आप पढ़ने बैठ गए, तो जो इनिशियली शुरुआत करेंगे अपन, मैं ऐसे नहीं कह रहा आप बीच में खड़े हैं आपके सिलेबस के, आप जब शुरू कर रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले चालू करूं, मैं ग्रुप कौन सा दूं, मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूं तो पेपर कौन सा चालू करूं, किस टीचर की क्लास लूं। तो ये उस कंटेक्स्ट में कहा गया है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। Similarly in business, if way too much time is spent on planning and formulating, then it might not be as fruitful. वही बात है, इतना फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक यही सोच रहे हैं कि क्लास कौन सी लेनी है, फिर 5 दिन बाद तो क्लास आएगी आपके पास, तो इसमें क्या होगा, आपके 10 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गए, जो इतना फ्रूटफुल नहीं था थॉट करना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि एक्सपर्ट आपको हर लेवल पे चाहिए, आपको कॉर्पोरेट लेवल टॉप लेवल पे चाहिए, मिडिल लेवल पे चाहिए, आपको लोअर लेवल पे भी एक्सपर्ट चाहिए, और एक्सपर्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। Where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive responses to a firm strategies। मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। In a competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive responses to a firm strategies। मतलब आपकी अगर कंपनी है वो भी स्ट्रैटेजीज बनाएंगी, सामने वाली जो कंपनी है वो भी तो स्ट्रैटेजीज बनाएगी, उसके पास भी पैसा है, उसके पास भी मैन पावर है। तो जब दोनों कंपनियां स्ट्रैटेजीज बना रही है तो कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फर्म स्ट्रैटेजी हमें नहीं पता है। मतलब जो कस्टमर्स होंगे उनकी क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपकी स्ट्रैटेजीज को, वो हमें नहीं पता। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। ये बाकी वो 4 आपके जो पॉइंट्स थे उनको ब्रीफ कर रखा है। स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक लेवल्स क्या होते हैं आपके? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट टॉप लेवल, business level, middle, functional, lower level. General managers are found at the first 2 of these levels, but their strategic roles differ depending on their sphere of responsibility। मतलब जनरल मैनेजर्स क्या हैं, वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी रहेंगे, बिजनेस लेवल पे भी रहेंगे, बट जो उनके रोल्स होंगे वो अलग होंगे। जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो रोल होगा मैनेजर का, वो क्या होगा, स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना एज अ होल, कंप्लीट स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना। वो कैसी होंगी कि भाई हमें इस प्रोडक्ट को या तो डिवेस्ट करना है, मतलब ये हटाना है प्रोडक्ट को, या फिर कोई नए प्रोडक्ट को लाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी को मर्ज करना है, कौन सी कंपनी में डीमर्जर करना है। तो ये क्या रहेगा, आपके कॉर्पोरेट में रहेगा। बिजनेस लेवल पे जो मैनेजर्स होंगे उनका काम क्या रहेगा कि ये डिपार्टमेंट है, जो फंक्शनल लेवल के डिपार्टमेंट है, उसमें मुझे जो टॉप लेवल ने स्ट्रैटेजी दी है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको टॉप लेवल की जो स्ट्रैटेजीज बताई गई है उसे फंक्शनल लेवल पे आपको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से आपको आउटपुट दे पाए। कॉर्पोरेट लेवल पे क्या होता है, सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। बिजनेस लेवल पे डिविजनल मैनेजर्स, मतलब डिपार्टमेंट के भी ऊपर जो डिपार्टमेंट हेड होगा वो फंक्शनल में होगा, उनके ऊपर जो हेड होगा पर्टिकुलर एक डिवीजन का, वो बिजनेस लेवल होगा। और फिर बिजनेस डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, ऐसे जो बिजनेस लेवल के हेड होंगे वो क्या होंगे, कॉर्पोरेट लेवल पे होगा।
अच्छा एक चीज़, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या होती है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स होती है कोई भी आप काम है, कोई भी एक यूनिट है, उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ना हो सके। मान लीजिए कोई एक पानी की बॉटल है, बिस्लेरी की पानी की बॉटल है, वो ऐसा है कि भाई बॉटल यहाँ बन रही है, पानी आधा पानी सेक्टर ए लगा रहा है, आधा पानी सेक्टर बी लगा रहा है, तो ये क्या क्या डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो गया। तो वो क्या रहेगा आपका, अगर सेपरेट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स रहेगी तो एक कंप्लीट अलग सिस्टम रहेगा कि भाई यहाँ कंप्लीट प्रोडक्ट की जो फिलिंग है वो होगी, आगे जाके पैकिंग होगी, फिर कैप लगेगी, और फिर ये बॉटल जो होगी वो मैन पावर के थ्रू एक जगह बॉक्स में हम कलेक्ट करेंगे। It often duplicates, if a company provides several different kinds of product or services, it often duplicates these functions and creates a series of self-contained वही चीज duplicacy of work. The overriding concern of divisional managers is healthy growth of their divisions. They are responsible for deciding how to create a competitive advantage and achieve higher profitability with the resources. वही बात है, core competency create करना है, optimum utilization of resources करना है, मतलब कम पैसे से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने ताकि हायर प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट हो। कॉर्पोरेट लेवल क्या कंसिस्ट करता है? सीईओ, द इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट लेवल के क्या होते हैं? ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर। कॉर्पोरेट लेवल पे जो आपके लेवल पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो किसके लिए होगी? कंपनी एज अ होल, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए होगी। वो क्या करते हैं? मिशन एंड गोल्स बनाते हैं। डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी, मतलब आपको कौन से बिजनेस में रहना है, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ अलोकेट होंगे। प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मतलब वो क्या करेंगे, कंप्लीट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीडरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे कि जो काम होने वाला है वो ऐसे ऐसे होगा। Godrej is active allocating resources. गोदरेज कंपनी का एग्जाम्पल है, तो गोदरेज जो है वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में अपना काम फैलाया हुआ है। तो अब इसका क्या है, आदि गोदरेज एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टू डेवलप स्ट्रेटजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल मैक्सिमाइज कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कौन से हमें सेक्टर में डिवेस्ट करना है, मतलब वहाँ से पैसा, वहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट हटाना है या फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो। The development of such strategies is the responsibility of those in charge of different business called business level manager. तो जो इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज पे ध्यान रखेगा उसे क्या कहेंगे? बिजनेस, यहाँ लिखा हुआ है specific responsibility to develop strategies for competing in the individual business areas such as financial services, मतलब फॉर एग्जांपल दिया है फाइनेंशियल, पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो वो क्या होगा, एक तरह का बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट आ गया, तो उसे क्या कहेंगे? बिजनेस लेवल मैनेजर्स। बट आपको कहा जा रहा है कि ये कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है आपको एज अ होल, तो वो कहाँ आएगा? वो कॉर्पोरेट लेवल पे आएगा ताकि आप पैसा ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे पाएं। In simple words, corporate level managers provide organization level view and what they want to achieve. Business level managers, particular business that one they are responsible. आपको बताया कॉर्पोरेट लेवल एज अ होल स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल व्यू ऑफ स्ट्रैटेजी एंड व्हाट दे वांट टू अचीव, मतलब टोटल एज अ होल उन्हें क्या अचीव करना है। वेयर एज बिजनेस लेवल मैनेजर्स को क्या है, किसकी फिक्र है उनको? उनके पर्टिकुलर बिजनेस की, द वन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब वो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उसी बिजनेस के लिए वो काम करेंगे, ना कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स और क्या करते हैं? वो मिडिल लेवल जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज फॉर्म तो करते ही करते हैं, साथ में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो आपके असली मालिक हैं, उनसे भी कनेक्शन जोड़ के रखते हैं ताकि जो आपकी पार्टी जो इन्वेस्ट कर रही है वो भी आपसे खुश रहे।
Functional level managers are responsible for the specific business functions, human purchasing, product development, customer. अच्छा, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं जो आपके लोअर लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, जो इंडिविजुअली ह्यूमन रिसोर्सेज, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, ये सारे सेक्टर्स का ध्यान रखते हैं। मतलब आपको कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा, और मेन थिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस आपकी कैसी रहेगी। Although they are not responsible. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से चालू हो रहा है। फंक्शनल मैनेजर्स जो हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। किससे प्रोवाइड करवाते हैं? बिजनेस लेवल मैनेजर्स और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को। कैसे? जो डायरेक्टली जो लिंक होता है, जो आपका डिवीजन है, वो जो लिंक होता है कस्टमर से, वो कौन सा है? फंक्शनल लेवल डिवीजन है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर से लिंक हो रखे हैं। तो जो भी मार्केट में रियलिस्टिक सिचुएशंस होगी वो कौन जानेगा? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, मतलब लोअर लेवल मैनेजर्स जानेंगे। वो फिर बिजनेस लेवल मैनेजर्स को बताएंगे, फिर वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को बताएंगे। तो इन फ्यूचर जो भी स्ट्रैटेजी हम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम जो हमारी स्ट्रैटेजी जैसे फ्लेक्सिबल है, तो हम उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, ताकि अपन जो अपना काम है वो अच्छे से आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? लिंक प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के बीच में, ताकि स्ट्रैटेजी अच्छे से क्रिएट हो पाए। में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट सब, वही फंक्शनल मैनेजर्स खुद अपने एक आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो कॉर्पोरेट लेवल पे कॉर्पोरेट लेवल पे जो मैनेजर्स बैठे हैं वो उनकी स्ट्रैटेजीज अच्छे से हो पाए। वही सेम चीज लिखी है। मैं 5 मिनट बाद दोबारा ये कंटिन्यू करता हूँ। 1.7 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये 5 मिनट बाद हम कंटिन्यू करते हैं।